हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपनी जो 9th टेस्ट सीरीज है, यूनिक टेस्ट सीरीज, और अपना जो आज का टॉपिक रहेगा बुद्धि। तो बात करते हैं अपने टेस्ट सीरीज से संबंधित। देखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, यानी अपन क्वांटिटी भी जल्द ही बढ़ाएंगे। जहां अभी अपने जो 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जल्दी। एक बार सभी टॉपिक एक एक बार हो जाए, उसके बाद में हम सभी साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन लेंगे, और संभावना है लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में शामिल करेंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनीसोटा परीक्षण निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उदाहरण है? ध्यान से समझना, सभी जो क्वेश्चन है, देखिए अपने टेस्ट सीरीज का नाम ही यूनिक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर क्वेश्चन आपको यूनिक मिलेगा। मिनीसोटा परीक्षण निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उदाहरण है? अ लिपि की अभिक्षमता परीक्षण, ब यांत्रिक परीक्षण, स पास अलोंग परीक्षण, और द यहाँ पे सृजनात्मक परीक्षण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह होगा, अपन बात करते हैं इसमें, लिपि की अभिक्षमता परीक्षण। मिनीसोटा परीक्षण है वो किसके अंतर्गत है? लिपि की अभिक्षमता परीक्षण है। वैसे अगर बात करें तो मिनीसोटा परीक्षण दो जगह काम में लिया जाता है। आपको पता है, एक MMPI परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो है, एक तो व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत आता है। MMPI परीक्षण जो मिनीसोटा बहुपक्षीय है, देखिए अपन मैं लिखता हूँ मिनीसोटा, यहाँ पे इसका जो पूरा नाम क्या है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले ने। इसका निर्माण किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले ने। और यहाँ पे जो परीक्षण है दूसरे रूप में अगर बात करें तो एक तो व्यक्तित्व के अंतर्गत, और दूसरा जो है अपन बात करते हैं अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत भी यह परीक्षण काम में लिया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत अगर बात करें तो लिपि की अभिक्षमता जो परीक्षण वह क्या है? लिपि की अभिक्षमता जो परीक्षण है, किसी भी कार्य को तेजी से शुद्ध करने की क्षमता का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अपन कह सकते हैं किसी भी कार्य को तेजी से शुद्ध करने की क्षमता, अपन कह सकते हैं किसी भी कार्य को तेजी से शुद्ध करने की व्यक्ति या बालक में क्षमता कितनी है, इसका मापन करने के लिए भी हम मिनीसोटा परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो एक तरीके से बालक की क्षमताओं का पता लगाना कहीं ना कहीं बुद्धि को भी प्रभावित करती है, यानी उसकी बुद्धि का भी अपना पता लगता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बुद्धि के संबंध में सही कथन है। बुद्धि के संबंध में सही कथन है, देखिए है यहाँ पे, बुद्धि से विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में सहायता मिलती है। आपने बुद्धि का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। तो बुद्धि क्या है? विवेकशील चिंतन करने और अमूर्त चिंतन करने में सहायता करती है, तो ये भी कथन सही है। सेकंड जो है, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय वो किसने दिया? विलियम स्टर्न ने, तो ये भी कथन क्या है? यहाँ पे सही है। और सह बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बुद्धि का जो विकास वो केवल और केवल हम कह सकते हैं वंशानुक्रम का परिणाम नहीं है, बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। इस कथन को हमको थोड़ा सा बारीकी से महत्वपूर्ण रूप से समझना होगा कि बुद्धि जो है हमें वंशानुक्रम से मिलती है, लेकिन उसका जो विकास है वो कहाँ पे होता है? वातावरण पर निर्भर करता है। तो परिणाम किसका है? परिणाम की बात की जाए, यानी दो चीज़ें, एक तो वंशानुक्रम हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया वातावरण। इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसके अनुसार बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है? बुद्धि क्या है? बिजली के समान है, जिसे क्या है? परिभाषित करने की बजाय क्या है? मापना आसान है। तो ये जो परिभाषा है किसकी है? आपके सामने कथन है, ए वेस्लर, ब इबिंगहॉस, स रोस, और द जेनसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेनसन। जेनसन ने ये बात कही है कि बुद्धि को क्या है? मापना आसान है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है।
प्रश्न को ध्यान से, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसका बात करते हैं। इसमें पहला आपके सामने ऑप्शन है, विशिष्ट योग्यताएं सभी में प्राय अलग अलग देखने को मिलती है। आपको पता है कि दो प्रकार की योग्यताओं की बात की थी स्पीयरमैन, एक तो सामान्य योग्यताएं और एक है विशिष्ट योग्यताएं। सामान्य योग्यताओं को इन्होंने जी कारक से इंडिकेट किया और जो विशिष्ट कारक है उसको एस कारक से इंडिकेट किया। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपके सामने, विशिष्ट योग्यताएं सभी में प्राय अलग अलग देखने को मिलती है, तो आपके अनुसार यह कथन क्या है? मेरे हिसाब से बात करें तो बिल्कुल यह कथन सही है। बात करते हैं सेकंड, यानी सभी में जो है अलग अलग देखने को मिलती। मोस्टली अगर बात करें, देखिए विशिष्ट योग्यताएं और जो जन्मजात योग्यताएं अपन कह सकते हैं सामान्य योग्यताएं, इसको सबसे पहले अपन को समझना होगा। तो सामान्य योग्यताओं की बात करें तो कि जैसे बालक में मातृभाषा है, बालक के लिए क्या मातृभाषा उसकी एक जी कारक के अंतर्गत आ जाएगी, सामान्य कारक के अंतर्गत। जबकि विशिष्ट कारक के अंतर्गत उसकी अलग अलग जो भी भाषाएं है, ठीक है, वो कोई भी भाषा सीखता है मातृभाषा के अलावा, वो सब विशिष्ट कारक के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए सभी की जो भाषाएं हैं विशिष्ट कारक हो सकता है, कोई तेलुगु बोले, कोई मलयालम, कोई मराठी, ठीक है, कोई मान लीजिए हो सकता है मातृभाषा किसी की राजस्थानी हो तो वो अन्य भाषा है उसके लिए गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो सभी विशिष्ट भाषाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो विशिष्ट भाषाएं वो सभी की क्या होती है, अपन को प्राय अलग अलग देखने को मिलती है। सेकंड आपके सामने ऑप्शन है, सामान्य कारकों की जो प्रकृति है, जी कारक की जो प्रकृति अपेक्षाकृत कैसी होती है, स्थिर। आप देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी मातृभाषा है, जो भी मातृभाषा है, आप देखिए आप सबकी अपनी अपनी जो भी मातृभाषा है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अपेक्षाकृत स्थिर होती है। जी कारक के अंतर्गत जो भी है वो उसकी एक प्रकृति क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं उनकी प्रकृति क्या है, स्थिर है, कोई भी मातृभाषा है। और जबकि विशिष्ट कारकों के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उनकी प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थिर होती है, यानी स्थायी नहीं होती है। जबकि मातृभाषा जीवन पर्यंत क्या है, व्यक्ति के लिए स्थायी रहती है, लेकिन उसके बाद में सीखी जाने वाली जो भाषाएं हैं अपन समय के साथ भूल भी जाते हैं जब प्रयोग में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारकों को व्यक्ति की सफलता का आधार माना। महत्वपूर्ण है, स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारकों को व्यक्ति की सफलता का आधार माना। तो स्पीयरमैन ने जो है बात करते हैं, और आपके सामने एक बार सेकंड फोर्थ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। एस कारक की जो सफलता है, विशिष्ट कारक की सफलता जी कारक पर निर्भर करती है। तो आपको देखना इनमें से दोनों में से सही कौन सा है और एक कौन सा गलत है। तो ये जो है वह बिल्कुल सही है, यानी एस कारक विशिष्ट कारक की जो सफलता है वो किस पे निर्भर करती है, जी कारक पर निर्भर करती है। तो इसमें ये हो गया। तो इसमें अपन बात कर सकते कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो कथन है वह सही नहीं है। यानी स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारकों को व्यक्ति की सफलता का आधार नहीं माना, जबकि किसको माना है, जी कारक जो है उसको सफलता का आधार माना है। जी कारक को क्या है, सफलता का आधार माना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया? बुद्धि का जो पास मॉडल है वो किसने दिया? ए है पॉल कोस्टा, ब जेनसन, स जेपी दास और द है यहाँ पे स्टर्नबर्ग। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वह है जेपी दास। जेपी दास और इसके साथ एक और सहयोगी थे नागलेरी, ठीक है, ये दो सहयोगी थे, इन्होंने बुद्धि का पास मॉडल दिया था। जेपी दास का जो संबंध अपन बात करें कि ये भारतीय थी। बुद्धि का जो पास मॉडल है उसके लिए मैं अलग से सिद्धांत क्लियर करवाऊंगा, थोड़ा सा विस्तृत है। तो यहाँ पे जो बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया ये आपको पता होना जरूरी है। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास और नागलेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए उन्नत तार्किक चिंतन, ब अंतर्भूत अभिप्रेरणा, स सामान्यीकरण व विभेदन की श्रेष्ठ योग्यता, द उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की जो सभी है, ए ब स सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक की है। थोड़ा सा अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होता है आप सबको पता है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ी है कि उसका जो तार्किक चिंतन किस प्रकार का होता है, उन्नत होता है, ठीक है। ब ऑप्शन है आपके सामने अंतर्भूत अभिप्रेरणा, यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो स्वयं से ही अभिप्रेरित होते हैं। अंतर्भूत वह स्वयं से ही अभिप्रेरित होते हैं, तो अपन इसको कह सकते हैं अंतर्भूत अभिप्रेरणा। स है यहाँ पे सामान्यीकरण व विभेदन की श्रेष्ठ योग्यता।
सामान्यकरण व अपन कह सकते हैं उसको विशिष्ट योग्यता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सामान्यकरण अपन कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इसको कि बालक जो कुछ भी उसने अधिगम किया है, ठीक है, उसको अप्लाइड करना। सामान्यकरण अपन इसको क्या कह सकते हैं, बालक ने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाइड करना, नियमों को व्यवहारिक जीवन में काम में लेना, अपन कह सकते हैं वो चीज़ कहलाती है सामान्यकरण। और अपन कह सकते हैं दो वस्तुओं या दो नियमों के बीच में विभेद करने की योग्यता। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की जो है उपरोक्त सभी विशेषताएं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण फिर आपके सामने एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में गलत है। देखिए, पर्यावरण से अनुकूलन में सहायक, वह है यहाँ पे बुद्धि के विकास को व्यक्ति की संस्कृति अधिक प्रभावित करती है। स है यहाँ पे बुद्धि का विकास संस्कृति की बजाय वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होता है। और द ऑप्शन आपके सामने, अभ्यास के कारण बुद्धि की श्रेणी परिवर्तित नहीं की जा सकती। ये आपके लिए अपन कह सकते हैं विचार करने योग्य प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या होगा, यानी निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में गलत है। यानी 3 ऑप्शन आपके सामने सही है और 1 ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वह है ये ऑप्शन। बात करते हैं अपन इस ऑप्शन के अलावा। देखिए, पर्यावरण से अनुकूलन में सहायक है, ये कथन बिल्कुल सही है। बुद्धि के विकास को व्यक्ति की संस्कृति अधिक प्रभावित करती है, ये बात आपको समझनी होगी कि देखिए बुद्धि जो है वो हमें क्या है, जन्मजात रूप से मिलती है। बुद्धि क्या है, अपन कह सकते हैं वंशानुक्रम से हमें मिलती है, लेकिन उसका जो विकास है वो किससे होता है, वातावरण से। वातावरण उसके विकास को प्रभावित करता है। वातावरण के अंतर्गत क्या आती है, उसका जो समाज है या अपन कह सकते हैं संस्कृति। वातावरण में यही तो चीज़ आती है, लोग है, लोगों का अपन कह सकते हैं हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है वो आती है हमारे वातावरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि बुद्धि के विकास को व्यक्ति की संस्कृति अधिक प्रभावित करती है। अपन इसको एक चीज़ सामान्य रूप से अगर बात करें तो आप देखिए कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम से जो मिलती है, अधिकतर लोगों को औसत रूप में बुद्धि मिलती है, वो समान है। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि लोगों के बीच में जो है उसके विकास के बीच में अंतर काफ़ी है। उसका कारण किसे कहेंगे, उसका कारण है वातावरण। आप देखते हैं कि लोगों की संस्कृति अलग अलग होती है, तो वहाँ पे लोगों के जो बुद्धि के जो विकास का अपन देखते हैं पैमाना वो भी अलग अलग होता है। आप देखिए किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, आज भारतीय लोग हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ के वो लोग, वहाँ के लोगों के बीच में विकास के दृष्टिकोण से देखिए तो उसका बीच का जो डिफरेंस है उसका कारण क्या है, यहाँ के और वहाँ के लोगों की संस्कृति। उत्तर भारत के लोगों की जो संस्कृति है वो अलग है, दक्षिण भारत के लोगों की जो संस्कृति है वो अलग है, ठीक है। तो जिस प्रकार की संस्कृति है उसी के अनुरूप वहाँ के लोगों की जो बुद्धि का अधिकतम विकास हो सकता है। तो ये बात अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये कथन भी क्या हो गया, सही कथन है। जबकि यहाँ पे देखिए समय मैंने क्या लिखा है कि बुद्धि का विकास संस्कृति की बजाय वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ इस चीज़ को समझना होगा, अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन ये बिल्कुल सही क्लियर किया गया है कि देखिए बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि हमें जन्म से मिलती है, लेकिन विकास को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो वंशानुक्रम नहीं है। वंशानुक्रम से तो हमें मिल जाती है, ठीक है, वो मिल गई है, लेकिन उस सीमा तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, शब्द को गौर करना है कि उस सीमा तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमारे संस्कृति और हमारे वातावरण पर ही निर्भर करता है। अगर वातावरण में अपन कह सकते हैं तर्क करने की, या अपन कह सकते हैं अच्छा वातावरण मिला है, वातावरण से यहाँ पे मतलब अच्छे लोगों के बीच में अगर हमारे सामने समय समय पर चिंतन करने योग्य समस्याएं हमारे सामने आएगी और उन समस्याओं का हम सामना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि का उस सीमा तक विकास होगा। और अगर हम समस्याओं का सामना करने की बजाय अगर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, या दूसरे व्यक्तियों पर उसको ढाल देते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, भले ही कोई व्यक्ति जन्म से कितना ही प्रतिभाशाली हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है द, अभ्यास के कारण बुद्धि की श्रेणी परिवर्तित नहीं की जा सकती। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए वंशानुक्रम से हमें कोई मिल गया, जिसे किसी अपन कह सकते कोई व्यक्ति है मंदबुद्धि, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है मंदबुद्धि, तो कभी भी उसकी श्रेणी परिवर्तित नहीं की जा सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीकी बात है
कि मंदबुद्धि को हम कभी भी ऐसा नहीं कि हम सामान्य श्रेणी में ला सके या अपन कह सकते हैं उसको प्रतिभाशाली बना सके, तो अभ्यास के कारण बुद्धि की श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 3 कथन सही है और एक कथन ये जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण की शैक्षिक उपयोगिता है, बुद्धि परीक्षण है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी हेतु, बिल्कुल सही है। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या स्वाभाविक है, लेकिन किन किन लोगों में कितनी विभिन्नता है या उनका बौद्धिक स्तर क्या क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमें बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। सेकंड, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए, कोई व्यक्ति है उसको कौन सा क्षेत्र या मार्गदर्शन व्यवसाय से संबंधित उसको किया जा सकता है, तो इसका पता भी हमें बुद्धि परीक्षणों के आधार पे चलेगा। नेक्स्ट, अध्यापकों के मूल्यांकन में, तो देखिए बुद्धि परीक्षण केवल और केवल छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नता का पता नहीं लगाता है, साथ में अध्यापकों का भी मूल्यांकन करता है कि इनमें पढ़ाने की बात करें या उनको जो विषय का नॉलेज कितना है, ठीक है, इसका आधार भी अपन छात्रों की बुद्धि का परीक्षण करेंगे, तो इसके साथ साथ हमें अध्यापकों का भी मूल्यांकन साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे शैक्षिक उपयोगिता की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षणों का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? भारत में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि सभी मैंने भारतीयों के नाम लिखे हैं, एस जालोटा, ब सी एच राइस, स भाटिया और द है एस के कुलश्रेष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है सी एच राइस। भारत में बुद्धि परीक्षणों का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय वो किसी दिया जाता है? सी एच राइस को। अभी मैंने पहले भी बात की थी कि बुद्धि परीक्षणों का जो जन्मदाता है वो अपन कह सकते हैं वो किसको कहा जाएगा, ध्यान रखिए, या अग्रगामी या अग्रदूत अपन कहेंगे तो वो किसको कहेंगे, अपन गाल्टन को कहेंगे। तो चलिए अपन अंतिम आज की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए देखिए क्या होता है। ए है यहाँ पे व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, ब सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, स सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, द व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। जहाँ अपन इस प्रश्न को बहुत ही आसान समझते हैं वहाँ अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो हो सकता है हमारे गलत होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप प्रश्न को अच्छे से सोच समझ के अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, एक तो आर्मी बीटा परीक्षण आ जाता है, आर्मी बीटा परीक्षण, और एक अपना आता है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण की। तो ये थे दोस्तों आज के अपने यूनिक टेस्ट सीरीज के 10 क्वेश्चन। तो आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी आपको? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना न भूलें, ताकि अपन कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए भी एक मोटिवेशन पुनर्बलन का कार्य हो और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जल्द ही अपन बात करेंगे। इसके बाद में मैंने बात की थी जो है प्रश्नों की जो क्वांटिटी है अपन कह सकते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, उससे ज़्यादा मायने रखती है अपने जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।